हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से सीडीपी की जो हमारी श्रृंखला है उस श्रृंखला को फिर से स्टार्ट करेंगे। और जितना भी पीछे हमने पढ़ा है सीडीपी में, जो 2 वीडियो आया है हमारा सीडीपी पे, उसी के क्रम में ये हमारा आज का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाल्यावस्था के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, शैशवावस्था के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। और उसी क्रम में आज हमारा होगा बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बारे में आज हम लोग पूरी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। और जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलुओं को हमने क्या किया है, समाहित किया है इसमें। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है। इस कब से कब तक बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है, कब से कब तक बाल्यावस्था की एज मानी जाती है। तो 5 से 6, अभी इसके पहले हमने शैशवावस्था देखा था। उसके बाद ये हमारा दूसरी अवस्था है जन्म के बाद की बाल्यावस्था, जिसमें 5 से 6 साल से लेकर के 12 से 13 वर्ष की जो अवस्था मानी जाती है। किसी किसी बुक में आपको 6 से कितना मिलेगा, 12 वर्ष की अवस्था मिलेगी। 6 से स्टार्टिंग होता है और 12 पे क्या होता है, ख़त्म होता है। तो 12 के बाद जो 13वां साल होता है तो उसके बाद नई अवस्था शुरू हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि 5 से 6 से लेकर के 12 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था की अवस्था मानी जाती है। अब दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जन्म की अवस्थाएं या विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म के बाद की अवस्था या विकास की अवस्था। अगर विकास की अवस्थाओं से पूछा जाएगा तो हमने क्या बताया था कि गर्भावस्था पहले आती है, उसके बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। लेकिन अगर जन्म के बाद की अवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो विकास की दूसरी अवस्था हमारी हो जाएगी। विकास की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, बाल्यावस्था। कब, जन्म के बाद। हाँ, यह हमने लिख दिया है कि जन्म के बाद की दूसरी अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था की अवस्था। और बाल्यावस्था के जो कुछ अलग अलग नाम हैं, कभी कभी सवाल इसी तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए कि विकास की दूसरी अवस्था कौन सी अवस्था है। तो क्या बताना है, बाल्यावस्था। जन्म के बाद, ध्यान देना है कि जन्म के बाद की अवस्था है। अगर विकास की अवस्था केवल पूछेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें गर्भावस्था दिया है ऑप्शन में कि नहीं। अगर गर्भावस्था दिया रहेगा तो जन्म के बाद की जो अवस्था होगी ये विकास की दूसरी अवस्था, और अगर जन्म के बाद की नहीं दिया है तो ये तीसरी अवस्था मानी जाएगी। तो आई होप कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको हमने क्लियर कर लिया। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसको कहते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इसका मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल एज, कि जो बालक की जब विद्यालय शुरू होता है, जब बालक अपनी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करता है, तो उसी को कहते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। 5 से 6 अवस्था साल का जब बालक होता है तो उसके बाद विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो इसको, इस अवस्था को क्या माना जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु का अवस्था, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज की अवस्था मानी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रारंभिक विद्यालय की जो अवस्था होती है उसको किस अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो वो किस अवस्था के नाम से, बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा इसका एक अन्य उपनाम हो सकता है स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था का मतलब दोस्तों स्मार्ट एज की अवस्था। स्मार्ट एज किस सेंस में, स्मार्ट एज की अवस्था का मतलब होता है कि जो बालक होता है इसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू कर देता है, इसलिए इसको स्मार्ट एज भी कहा जाता है। खेल कूद में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसकी एक्टिविटी अलग अलग तरह की होती है, वो काफ़ी सक्रिय हो जाता है, शरीर में उसकी स्फूर्ति का संचार होता रहता है, इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। अगर कभी पूछेगा कि स्फूर्ति की अवस्था को किसके नाम से जाना जाता है तो बताना है क्या, बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसकी एक अन्य नाम हो सकता है कि गंदी अवस्था मानी जाती है, इसको डर्टी एज माना जाता है। डर्टी एज किस सेंस में माना जाता है, इस सेंस में माना जाता है कि जो इस अवस्था का बालक होता है वो थोड़ा सा लापरवाह होता है, अपने कपड़ों की उतनी चिंता उसको नहीं होती, तो उसके वस्त्र खेल कूद में हमेशा गंदे होते रहते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या माना जाता है दोस्तों, इसको माना जाता है डर्टी एज, यानी कि गंदी अवस्था मानी जाती है। उसके बाद इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। अनोखा काल किस सेंस में, कि इस अवस्था में जो बालक होता है उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, उसके अंदर धीरे धीरे संवेगात्मक विकास विकसित होना शुरू होता है। तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भी इसको अनोखा काल माना जाता है। और ये जो अवस्था होती है, ये संवेगात्मक विकास होता है, वो काफ़ी उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें शर्म की अवस्था होती है, जो गर्व होता है, उत्साह होता है, इसका जो विकास होता है इसी अवस्था में होता है। तो इसलिए ये थोड़ा अनोखा काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बालक के मानसिक विकास को समझना, मानसिकता को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके बाद अगला क्या होता है, टोली या समूह की अवस्था, एज ऑफ गैंग इसको कहते हैं, एज ऑफ गैंग। क्योंकि इसमें जो बालक होता है
इसमें जो बालक होता है वो समूह बनाना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, अपनी समूह को इकट्ठा करता है। जो लड़के होते हैं वो लड़कों का समूह बना लेते हैं, जो लड़कियां होती हैं लड़कियों की समूह बना लेती हैं। तो इस अवस्था को गिरोह की अवस्था, टोली की अवस्था या समूह की अवस्था, एज ऑफ गैंग की अवस्था जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि एज ऑफ गैंग की अवस्था किस अवस्था के नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है को दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड की अवस्था। अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कि मूर्त चिंतन की अवस्था, ये सीटेट में कई बार पूछा गया है कि मूर्त चिंतन की अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो मूर्त चिंतन की अवस्था को जाना जाता है बाल्यावस्था से। अब हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि मूर्त चिंतन किसे कहते हैं। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखी गई है उस वस्तु के बारे में चिंतन करना, उस वस्तु के बारे में सोचना, वही होता है मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था में धीरे धीरे विकसित होने लगती है। उसके बाद तार्किक चिंतन की अवस्था भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है उसके अंदर धीरे धीरे तार्किकताओं का विकास होना शुरू हो जाता है। जब 11वां साल 12वां साल जब बालक का होता रहता है बाल्यावस्था में, तो उस अवस्था में बालक में तार्किकताओं का विकास होने लगता है, तार्किक चिंतन बालक करना शुरू कर देता है। उसके बाद इसको कहा जाता है खेल की भी अवस्था कहा जाता है। खेल की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें बालक अलग अलग प्रकार के खेलों में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता रहता है। तो यहाँ तक कि स्ट्रैग नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये भी कह दिया था कि 10 वर्ष के बालक ऐसा कौन सा खेल है जो नहीं खेलते हैं। इसका मतलब कि हर खेल में वे पार्टिसिपेट करना जानते हैं, हर खेल में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को खेल की अवस्था जाना जाता है। तो ये बाल्यावस्था के कुछ अन्य उपनाम दिए गए हैं, जिससे सवाल इस बाल्यावस्था से अगर कभी सवाल पूछा जाएगा या तो इनके उपनामों से सवाल पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं। तो ये जो दो एरियाज हैं बाल्यावस्था के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको 1-2 बार आपको रीडिंग लगा लेना है ताकि अगर इससे भी कोई सवाल आता है तो छूटे ना, और इससे बाहर आपका कभी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। सारे जो पॉइंट हैं वो एग्जाम के मटेरियल ही हैं। तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले अब हमने देख लिया कि बाल्यावस्था को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। अब जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके डिफिनीशंस के बारे में समझ लेते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था को लेकर के क्या कहा है, उनके क्या विचार थे बाल्यावस्था को लेकर के। तो इसमें सबसे पहला आता है कोल एवं ब्रूस। अगेन हम लोग ज़्यादा परिभाषाओं पे जोर नहीं देंगे, जो ये यूपी टेट वाले गंदे लोग होते हैं वही डेफिनेशंस को पूछते हैं। तो कंसेप्ट के साथ साथ हम डेफिनेशंस को भी देखेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो वो हमारा एग्जाम से छूटे ना। तो कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा था, कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। किसका अनोखा काल होता है, संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है दोस्तों, इस अवस्था में जो बालक होता है वो शर्म का, गर्व का, उत्साह का, ईमानदारी का, इन सारी चीज़ों का क्या करता है, विकास उसका होने लगता है। तो संवेगात्मक विकास का मतलब कि ईमानदारी उसके अंदर आने लगती है, शर्म उसके अंदर धीरे धीरे जागृत होने लगता है, गर्व की भावना आती है, उत्साह की भावना आती है। तो ये सारे चीज़ों को क्या कहता है, संवेगात्मक विकास की अवस्था। तो कोल एवं ब्रूस की डेफिनेशंस को ध्यान रखना है कि कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को लेकर के कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल होता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा रॉस ने दिया था। रॉस ने बाल्यावस्था को लेकर के कहा था कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसका मतलब, मिथ्या का मतलब होता है दोस्तों सूडो, क्षणिक जिसको हम कहते हैं, झूठा जिसको कहते हैं। उनका मानना था कि जो बाल्यावस्था होती है वो पूरी तरह से मेच्योरिटी का पीरियड नहीं होता। जो सब लोग कहते रहते हैं कि पूरी तरह से बाल्यावस्था में मेच्योरिटी आ जाती है, तो उनका मानना था कि ये मिथ्या है, झूठा है, पूरी तरह से मेच्योरिटी का काल नहीं माना जाता। इसलिए उन्होंने, रॉस ने क्या कहा था कि मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है। तो ये कुछ जो डेफिनेशंस हैं उसको 1-2 बार पढ़ लेना है, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये कभी सीटेट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के जो एग्जाम होते हैं, एमपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रैग, अगली परिभाषा देखते हैं स्ट्रैग ने क्या कहा था। स्ट्रैग ने अगेन कहा था कि अभी हमने देखा था कि खेल की अवस्था बाल्यावस्था माना जाता है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो बालक होता है बाल्यावस्था में वो लगभग हर खेल में पार्टिसिपेट करता है, हर खेल में पार्टिसिपेट करने के अंदर उसकी क्यूरियोसिटी होती है। तो इसलिए स्ट्रैग की परिभाषा क्या होती है, स्ट्रैग कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। यानी कि 10 वर्ष का जो बालक होता है, बाल्यावस्था का बालक, लगभग हर खेल में पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बाल्यावस्था के जो अलग अलग नाम होते हैं उन नामों को देखा, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस को देखा। अब आगे देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
तो बाल्यावस्था की विशेषताओं से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी हमने बताया था आपको पीछे कि सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वो उसके जो बाल्यावस्था के उपनाम होते हैं तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, या तो फिर पूछा जाएगा बाल्यावस्था की विशेषताओं से। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो हम देखते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में रहता है तो उसके अंदर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। यानी कि बहिर्मुखी का मतलब कि वो बालक जो होता है बातूनी हो जाता है। बालक अपने दोस्त को बढ़ाना चाहता है, अपने दोस्त को बनाना चाहता है, वो सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है, लोगों से बातचीत करना चाहता है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसके अंदर, जिसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। तो उसके बाद शारीरिक विकास पे आते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास को हम लोग अलग से भी देखेंगे, लेकिन बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है दोस्तों, वो शैशवावस्था की तुलना में थोड़ा सा स्लो होता है। तो अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और मानसिक विकास जो होता है उसमें किस तरह का विकास होता है। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विशेषताओं में बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है बालक, उसके अंदर बातूनी का गुण आ जाता है, लोकेशियस हो जाता है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद करता है, ज़्यादा बोलना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, दोस्त बनाना पसंद करता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास को भी हम लोग अलग से देखेंगे। उसके बाद जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक के अंदर क्यूरियोसिटी की भावना आ जाती है। वो हमेशा ये पूछता रहता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी की जो एज मानी जाती है वो बाल्यावस्था मानी जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो अगला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, कि सामाजिक गुणों का जो विकास होता है बाल्यावस्था में ये बहुत तेज़ी से होने शुरू हो जाते हैं। तो बालक में सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है। वो क्या करता है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं बालक के, उसमें वो घुल मिल करके रहना चाहता है। ये एक बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था होती है। वो समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आना चाहता है, उसके अंदर सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, सामाजिक स्वीकृति की चाह उसके अंदर होती है, मित्रों का चयन करना शुरू कर देता है। तो ये सामाजिक गुणों का विकास इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सीटेट पे इस पर कई बार सवाल पूछा गया है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या मतलब है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें सामाजिक गुणों का जो विकास था वो हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक गुणों का जो विकास होता है बाल्यावस्था में काफ़ी तीव्र गति से होता है। उसके बाद नैतिक गुणों का विकास, बाल्यावस्था में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। बालक ईमानदारी को पसंद करना शुरू कर देता है, उसके अंदर ईमानदारी आती है, उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसको सही या गलत, अच्छा या बुरा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो नैतिकता का विकास भी क्या होता है? बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। उसके बाद बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है कि निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो बालक होता है कि वह आवारा घूमने की इच्छा, उसके मतलब आवारा घूमता रहता है, स्कूल से बिना छुट्टी लिए हुए क्या निकल जाएगा घूमने के लिए, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, बिना किसी रीजन के इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। उसके बाद ये भी माना जाता है कि बाल्यावस्था की विशेषताओं में बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, उसको सही गलत, अच्छा बुरा, क्या क्या है, सच है क्या झूठ है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे बाल्यावस्था में आकर होने लगता है। इसलिए माना जाता है कि बालक जो होता है बाल्यावस्था में वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। उसके बाद बाल्यावस्था की विशेषता होती है कि रुचियों में परिवर्तन। बालक की रुचियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता रहता है, कभी इस चीज़ को पसंद करेगा, कभी उस चीज़ को पसंद करेगा, एक चीज़ पर टिका नहीं रहता। तो रुचियों में परिवर्तन उसके अंदर होता रहता है। उसके बाद संग्रह करने की प्रवृत्ति, बालक में ये कई बार पूछा गया है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में मानी जाती है। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है ये बालक की बाल्यावस्था में मानी जाती है। जो लड़के होते हैं वो छोटे छोटे चाक को इकट्ठा करते रहते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं, माचिस की डिबिया को इकट्ठा करते रहते हैं। जो लड़कियां क्या करती हैं, जो गुड़िया होती है छोटी छोटी, उस चीज़ को इकट्ठा करती रहती हैं, मोर के पंखे को इकट्ठा करती रहती हैं। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है, आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि ये संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कई बार पूछा गया है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में मानी जाती है, तो बाल्यावस्था को।
उसके बाद समूह की प्रवृत्ति। समूह की प्रवृत्ति को भी हमने पीछे भी देखा था कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक अपना अलग से ग्रुप बना लेता है, जो बालिकाएं होती हैं वो अपना अलग से ग्रुप बना लेती हैं। तो समूह की प्रवृत्ति जो होती है वो भी बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो दोस्तों, बाल्यावस्था में दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक उनके उपनाम किस किस नाम से उनको बाल्यावस्था को जाना जाता है, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था की अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के मटेरियल है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहीं से पूछे जाते हैं। हमने ये जो वीडियो बनाया है पूरी तरह से पीछे का जो पूरा एनालिसिस है प्रीवियस ईयर का, यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, बिहार टेट का, एमपी टेट का, जितना भी है सबको कंपाइल करके बनाया है। तो एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, बस आप इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको इससे बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा फ्रेंड्स की बाल्यावस्था और शारीरिक विकास की बाल्यावस्था में अभी हमने जो शारीरिक और मानसिक विकास को छोड़ा था तो उस पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। तो अब इसके पहले थोड़ा सा एक और दो पॉइंट देख लेते हैं कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बाल्यावस्था की जो एज होती है 5 से 6 से लेकर के 12-13 तक होती है। तो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करके कभी देखें तो 6 से लेकर के 9 साल तक की जो अवस्था होती है, 6 से 9 साल तक की जो अवस्था होती है उसको संचय काल कहा जाता है। ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी पूछ ले, तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं हो सकते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे इसमें कवर करते चलेंगे। उसके बाद 9 से 12 साल तक की जो अवस्था होती है इसको परिपाक काल यानी कि कंसोलिडेशन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था में जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, शुरू में स्टार्टिंग में क्या होता है, विकास तीव्र होता रहता है। जैसे 6 साल से 9 साल तक का विकास कंपैरेटिवली 9 से 12 की तुलना में तेज होता है, लेकिन जब 9 से 12 की बात करें तो उसमें जो शारीरिक विकास होता है थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, इसलिए उसको कंसोलिडेशन पीरियड कहा जाता है। 9 से 12 की अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा सा मंद होता है, किसकी तुलना में 6 से 9 की अवस्था में जो शारीरिक विकास होता रहता है। तो इसमें अलग अलग देखेंगे हम, लंबाई में कितना विकास होता है, मस्तिष्क का किस तरह से क्या होता है, हड्डियों के बारे में, दांत के बारे में, तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखेंगे। लंबाई के बारे में अगर हम देखें तो शैशवावस्था में हमने देखा था कि जो बालक की लंबाई होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन शैशवावस्था की तुलना में जो बाल्यावस्था होती है इसमें लंबाई क्या होती है, धीमी गति से बढ़ती है। शैशवावस्था की तुलना में जो लंबाई होती है, लंबाई जो धीमी गति से बढ़ती रहती है, कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। यानी कि शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है बालक की लंबाई में वो तेज होती है और उसके बाद बाल्यावस्था में आकर के स्लो हो जाती है। यह 5 से 7 सेंटीमीटर यानी कि 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये लंबाई में वृद्धि होती रहती है। अगर 5 से 7 बार प्रति वर्ष हो रही है तो लगभग पूरे बाल्यावस्था में 30 से 42 सेंटीमीटर लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अगर पूछेगा कि बाल्यावस्था में, ये पूछा गया है कि प्रति वर्ष कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होती है बाल्यावस्था में, तो आप बताएंगे कि 5 से 7 वर्ष प्रति वर्ष क्या होती है, 7 सेंटीमीटर वृद्धि होती रहती है। लेकिन अगर पूछेगा कि पूरी बाल्यावस्था के दौरान कितनी वृद्धि होती है लंबाई में, तो आप बताएंगे कि 30 से 42 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। अगर पूछा जाता है कि प्रति वर्ष कितनी लंबाई बढ़ती है बाल्यावस्था में, तो आप बताएंगे कि 5 से 7 वर्ष की वृद्धि होती है। अगर पूछेगा कि पूरी बाल्यावस्था के दौरान कितनी वृद्धि होती है लंबाई में, तो आप बताएंगे कि 30 से 42 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगला है हमारा कि मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बारे में अगर हम बात करें तो प्रौढ़ावस्था के समय में जो मस्तिष्क होता है, जितना हमारा जो विकसित मस्तिष्क होता है, उस विकसित मस्तिष्क का प्रौढ़ावस्था के जो समय मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क का लगभग 90% भाग जो होता है बाल्यावस्था में क्या होता है, हो जाता है। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि बाल्यावस्था के अंत तक यानी कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक जो हमारे सिर का भार होता है, जो हमारे सिर का 12 से 13 वर्ष की अवस्था में भार होगा, प्रौढ़ावस्था यानी कि जब मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है उसके आकार का लगभग 95% हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क जो होता है हमारा बाल्यावस्था में 95% विकसित हो जाता है या 95% उसका आकार हो जाता है प्रौढ़ावस्था के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है हमारा हड्डियों के बारे में। जो हड्डियाँ होती हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि शैशवावस्था में कितनी हड्डी 270 होती हैं, तो वो हड्डियाँ धीरे धीरे बाल्यावस्था में बढ़ करके कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि हड्डियाँ जो होती हैं बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं 350। उसके बाद दांत के बारे में बात करें तो बाल्यावस्था में अस्थाई जो दांत होते हैं वो 27 से 28 दांत निकल आते हैं, अस्थाई दांत।
तो बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत क्या होते हैं, निकल आते हैं। तो दोस्तों बाल्यावस्था को जो हम कवर कर रहे हैं ये इस तरह से कवर कर रहे हैं, इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि अगर बाल्यावस्था से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके बाहर न जाए। इसलिए मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है, कई किताबों को पढ़ा है, उसके बाद इस वीडियो को बनाया। तो इस वीडियो का नोट्स प्रॉपर आप बनाइएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक है तो उस प्रीवियस ईयर की बुक से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है PYQ आप उसको पूरा कंप्लीट करिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और भविष्य में जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं वो इसी के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आगे देखते हैं कि जो बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था और मानसिक विकास के बारे में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ों को देखेंगे। हालांकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे सवाल न के बराबर पूछा गया है, लगभग बहुत कम सवाल पूछा गया है। लास्ट में अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो रिवीजन के टाइम पे अगर इसको आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक पूरा डिटेल्ड वे में सिलेबस को कवर करेंगे तो इस चीज़ को भी देख लेंगे। थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी बाल्यावस्था को लेकर के और बढ़ जाएगी, CDP को लेकर के बढ़ जाएगी, जो कि हमारा सीटेट में काफ़ी हमें मदद करेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही ज़्यादा होते हैं। तो बाल्यावस्था और मानसिक विकास, तो बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास की गति होती है शैशवावस्था की तुलना में क्या होती है दोस्तों, धीरे होती है। फिर भी बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है शैशवावस्था की तुलना में स्लो होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है बालक में समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समस्या को समाधान करने की क्षमता, तार्किकताओं का विकास, निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी क्षमताओं का विकास धीरे धीरे बाल्यावस्था में होता रहता है। तो जैसे अगर 6वां साल है बालक का, ऐसा माना जाता है कि जो बालक की 1 बाई 1 ईयर बाई ईयर अगर हम देखें तो जो बालक की 6वीं साल की अवस्था होती है उसमें बालक धीरे धीरे सरल और साधारण प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तर धीरे धीरे देना सीख जाता है। 7वें वर्ष छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करना सीख जाता है, कहानियाँ बताना सीख जाता है कि जो कुछ उन्होंने घटनाएं देखी थी, प्रत्यक्ष घटनाएं जो देखता है वो धीरे धीरे बताना सीख जाता है। उसके बाद जब 8वें वर्ष की बात करें तो छोटी छोटी कहानियां या कविताएं धीरे धीरे याद करना शुरू कर देता है। 9वें वर्ष आते आते उसको दिन की, तारीख की, समय की धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। सुनी सुनाई जो बात होती है उसको रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। उसके बाद जो 10वां साल होता है उसमें तीव्र गति से बोलने की क्षमता का विकास हो जाता है। निरीक्षण और तार्किक चिंतन की धीरे धीरे विकसित होने शुरू हो जाते हैं। 11वां जो वर्ष होता है जटिल शब्दों की व्याख्या करना शुरू कर देता है, तुलना करना सीख जाता है। और 12वां साल जो होता है उसमें तार्किकताओं का विकास जो होता है, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, तर्क करने की, निरीक्षण करने की, समस्या समाधान करने की शक्ति, कारण बताने की योग्यता, ये सारी जो योग्यताएं होती हैं वो बालक में धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बाल्यावस्था को 0 से लेकर के टॉप तक जितनी भी हो सकते हैं, जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं बाल्यावस्था के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो हम लोगों का फोकस रहेगा वो होगा कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे। इसमें हम ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा नहीं करने बैठे हैं कि हमें PhD नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना है जो हमारे काम का है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूछा जा सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उन सारे एरिया को हम लोग कवर करेंगे और 1 बाई 1 इसी तरह से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। न केवल CDP का बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पीछे वाला जो वीडियो होगा वो आपने देखा होगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद एक वीडियो हमारा और आएगा जो किशोरावस्था पे होगा। उसके बाद हम लोग जितने भी विकास की अवस्थाएं हैं उन सभी विकास की अवस्थाओं को लगभग कवर कर चुके होंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारी समझ है, जो हमारी पकड़ है एग्जाम को लेकर के वो और मजबूत हो सके। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और लास्ट में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।